अरे ये सब पता नहीं तो कौन से शिवाजी महाराज पता है तुझे? इंटरव्यू क्या दे रहा है उसे? तू बता, तुझे पता है? ये भीमसैनिक बाबा साहब की जयंती बना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? एक जय भीम कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। महाराज का काम और बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करने के लिए तुम्हारे जैसे नालायक भक्तों की जरूरत है। सुन रहा हूं तो ज्यादा बोलने का नहीं। हाथ नीचे रख, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे बजाऊंगी। तो शुरुआत तो मैं हीरो से कर लूं क्योंकि डायरेक्टर थोड़ा पीछे रहते हैं क्योंकि हीरो पे बात करेंगे फिर आपके पास भी आएंगे। और हम दोनों को लगता था बेस चाहिए, तो हम दोनों बस बेस में बात कर रहे हैं, बेस में यार ये तब आएगा, ये एक्सेंट आएगा। हीरो एकदम उड़ता हुआ आएगा और पैर हिलाएगा तो तूफान आने लगेगा। एक सेंसिटिव मसला था उसका। वो बाबा साहब की अगर जयंती सेलिब्रेट करता है, उसे खुद बाबा साहब के बारे में कितना पता है? वो जो पंडाल लगा रहा है, वो जो बांध रहा है, नाच रहा है, उसे कितना पता है? जिंदगी में कुछ बदलाव आया क्या? हीरो बन गए ना। जिंदगी में बदलाव, आपके यहाँ ओबीसी लीड है, ओबीसी लीडर है, लीड रोल निभा रहा है। और बात तो ये नहीं है कि जो बाबा साहब के समाज से है वही बहुत समझदार आदमी, ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि जो उन्हें पढ़ेगा वो समझदार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहले ये कर लीजिए फिर फिल्म में आएंगी, लेकिन हम फिल्मों में देख रहे हैं कि बाप का बेटा दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वो नेपोटिज्म। आपके परिवार से भी कोई फिल्मों में था? नहीं। क्योंकि विलेन आपने बहुत शांत छवि वाला चुना। राक्षस की एक डेफिनेशन है, उसका हुलिया, उसका कलर, और देवताओं की एक डेफिनेशन है। उनकी जान जाते जाते बची थी, कुछ हादसा हो गया था सेट पे, तो वो इस तरीके से ऊपर गया वो, मतलब इनका चलने का स्पीड ऐसा था, मतलब अगर वो टकरा जाते तो शायद। मेरे दर्शकों को कहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हीरो वाले स्टाइल में बोलो ना। हाँ, हीरो वाले स्टाइल में बोलिए, मराठी में भी बोलिए। अम्बेडकर वादियों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई त्योहार होता है तो वो हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं की जयंती होती है। जयंती एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने सारे दुख तकलीफ भूल कर अपने महापुरुषों और महामहिलाओं को याद करते हुए जश्न मनाते हैं। लेकिन जयंती के नाम पर बहुत सारा दिखावा भी होता है और कई बार कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको रोका जाना चाहिए। तो क्या अम्बेडकर वादियों के लिए सिर्फ जयंती मनाना ही काम बचा है या फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो जयंती मनाने से भी आगे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म बनी है जयंती। और वो जयंती फिल्म मराठी में रिलीज़ होने के बाद धमाकेदार सुपरहिट मूवी साबित हुई। और जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में अब एक के बाद वो धराशायी होती जा रही हैं, उनकी भद पिट रही है, उसमें हमारी जो अम्बेडकरवादी फिल्में हैं वो नए नए इतिहास रच रही हैं, रिकॉर्ड बना रही हैं। जयंती ने जैसे मराठी में सुपरहिट अपने आप को साबित किया, वैसे ही वो हिंदी में भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है, अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हो चुकी है। और जयंती फिल्म के ऊपर बात करने के लिए, इसकी कहानी पर, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट विषय पर और कुछ जो जानकारी है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं शैलेश नरवड़े भाई से, जो कि जयंती के डायरेक्टर हैं। जय भीम शैलेश भाई। और दूसरा जय भीम हमारे ऋतुराज वानखेड़े, जो हीरो हैं लीड रोल में, जिन्होंने जयंती में काम किया है और बहुत शानदार काम किया है। तो शुरुआत तो मैं हीरो से कर लूं क्योंकि डायरेक्टर थोड़ा पीछे रहते हैं क्योंकि हीरो पे बात करेंगे फिर आपके पास भी आएंगे। तो सबसे पहले बधाई आपकी फिल्म के लिए। फिल्म बहुत अच्छी रही, काफ़ी लोगों को पसंद आई है और हिंदी में भी मैंने एक रिव्यू किया तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है फिल्म को कामयाब होते देख के? अच्छा ही लगेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस फिल्म के बारे में कोई निगेटिव कह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कंटेंट है वो लोगों को देखना है। मैं नहीं मानता हूँ कि
बस मास एंड वो जैसी फिल्में होती है वैसे ही देखते हैं लोग। मुझे नहीं लगता वो चीज़। जो लोगों को देखना है अगर वो उन्हें मिला तो ज़रूर लोग देखते हैं, और अगर लोग देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। एक हीरो को तो उसकी फिल्म बिल्कुल अच्छी लगेगी, तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शैलेश भाई, बड़ा टेक्निकल सा एक सवाल है कि ये फिल्म की कहानी जो है जयंती, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सेंसिटिव उस तरीके से नहीं है कि एकदम आप ऑडियंस बुला लेंगे, हीरो एकदम उड़ता हुआ आएगा और पैर हिलाएगा तो तूफान आने लगेगा। एक सेंसिटिव मसला था। इस कहानी को सेलेक्ट करते हुए इस पर फिल्म बना के उस पर सोचा कि आपको फिल्म बनाए, ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, कुछ लग रहा था दिमाग में कि बहुत सेंसिटिव मसला है, बनाऊं कि ना बनाऊं? लग रहा था। मेरे पास और 7-8 कहानियाँ तैयार थी, और जब मैंने सोचा कि अब फिल्म का काम शुरू किया जाए तो मैं सोचा कि उनमें से कौन सी फिल्म पहले की जाए। तो ये फिल्म तब तैयार नहीं थी मेरे पास, लेकिन ये 2015 की बात है। 2016 अब 14 अप्रैल को बाबा साहब की 125वीं जयंती का सेलिब्रेशन था जी। और राज्य और केंद्र शासन ने अपने अपने तरीके से कुछ साल भरे के लिए प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने भी किए थे। उस वक्त वो मैं जो माहौल देख रहा था हर तरफ कि कैसे गवर्नमेंट मशीनरी या सामाजिक संस्थाएं या मीडिया या हर कोई कैसे उस जयंती की तैयारी कर रहा है, तो उसमें मुझे फिर वो कैरेक्टर दिखा कि यार ये पूरा जो तामझाम जो खड़ा करता है, जो कार्य करता है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, उसके घर में वो कैसा रहता होगा। ये बहुत यूनिक आइडिया है। उसका वो बाबा साहब की अगर जयंती सेलिब्रेट करता है, उसे खुद बाबा साहब के बारे में कितना पता है। वो जो पंडाल लगा रहा है, वो जो बांध रहा है, नाच रहा है, उसे कितना पता है। मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है और लोगों को ये पसंद आएगा देखने में। तो मुझे लगा, फिर मैंने बाकी वो सब कहानियाँ साइड में करके इस पे लिखना शुरू किया। उस वक्त हम पैसा खड़ा नहीं कर पाए, तो तब काम नहीं पूरा हुआ। फिर 19 से वापस से इस पे लगे हम लोग, 2019 से, और फाइनली 2020 में कंप्लीट किया। और मूवी ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। एक निर्माता को, निर्देशक को, स्क्रिप्ट राइटर को तो अपनी कहानी बहुत अच्छी लगती है कि यार मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया है और ये मास्टरपीस है जो कि मास्टरपीस है हम कह रहे हैं। एक हीरो के नाते मतलब ऐसा जैसा एक स्टीरियोटाइपिंग हीरो की होती है कि यार वो बहुत ही मतलब सेंसेशनल तरीके का हीरो हो, ऐसी कहानी बहुत एक कार्यकर्ता की, बहुत ही मतलब कहीं कि एक जो बहुत नोटिस नहीं होता है, जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान में भी नहीं रखा जाता है, वैसे किरदार ने आपको क्यों आकर्षित किया? इसको जो संतोष संतया जो कैरेक्टर है, इसकी जब स्क्रिप्ट सुनी होगी तो वो पसंद आया था या फिर लग रहा था कि नहीं यार कुछ बदलाव कर दो, हीरो बना दो? नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर है कि आपने जैसे कहा कि ये जो किरदार था ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, और जो कि हीरो टाइप जो होता है लोग उसे रिलेट नहीं कर पाते। उन्हें पसंद आता है, उन्हें लगता है कि हम ऐसे बने, पर मेरा जो किरदार था वो हर गली में, हर चौक में, हर गांव में था। और मुझे पता था अगर मैं उनको हिट कर पाया या उनको मैं जता पाया कि ऐसे ही आप ही की दुनिया मैं दिखा रहा हूँ मेरे ज़रिए, तो मुझे पता था कि मेरा बहुत लोगों को पसंद आएगा। और अपनी ज़िंदगी देखने के लिए किसको पसंद नहीं आता है। और उसके साथ साथ इंटरवल के बाद जो फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर आप वैसे हो, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि सुपरमैन देखने के बाद लगता है कि हम सुपरमैन बने, पर संत्या देखने के बाद जो संतोष हुआ है, ये हर संत्या को लगेगा कि हम भी बन सकते हैं। वो जो चीज़ थी, और वो बहुत सुपर्ब थॉट था वो, कि अगर रिलेट भी कर पाएंगे, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, और रिलेट कर पाएंगे तो वो ये भी लेके जाएंगे कि यार हाँ मैं ऐसे हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, और उसके लिए क्या करना है, मुझे ये चीज़ें करना है। अगर ये बंदा बदल सकता है तो मैं भी तो ऐसे ही हूँ। ये जो थॉट था ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये कैरेक्टर को बिल्डअप करने में, उसकी तैयारी करने में कुछ मेहनत करनी पड़ी क्या? उसकी यात्रा रही आपकी कि भाई मुझे ये कैरेक्टर अपने आप को बनाना करने में अगर बोला जाए तो वैचारिक लेवल पे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। थॉट प्रोसेस उसका क्या होगा, जैसे सर ने भी बताया कि मुझे वो एक किरदार इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हमने देखे नहीं हैं, हमने जयंती हर बार मनाई है, हर साल मनाई है, और रहते हैं हर एरिया में या फिर हर सिटी में रहते हैं। पर वो क्या सोचते होंगे, ये सोच जो है, क्योंकि बिहेवियर जो था वो तो एक आम आदमी का ही था, एक नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं, उनकी सोच क्या रहती होगी,
कितना वो छोड़ देते होंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं। और उसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प सर की हुई है मुझे, क्योंकि सर ने जिस हिसाब से लिखा था मुझे कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ा उसके लिए। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके आंसर्स जो मुझे मिले हैं उससे भी वो हुआ। और यही एक प्रिपरेशन थी कि थॉट वाइज मैं उसमें जाऊँ ताकि मैं उनको रिलेट कर पाऊँ। किसी ने ये ना बोलना चाहिए कि अरे ऐसे हम होते ही नहीं, ये क्या दिखा रहा है। बहुत नेचुरल लगता है, एकदम नेचुरल सा कैरेक्टर है कि जैसा आप बोल रहे थे कि भाई एक छवि आपस कनेक्ट कर सकते हो कि ये कहीं मेरी तो बात नहीं हो रही, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं। ये एक हीरो के तौर पे जो इनका किरदार था शैलेश भाई, वो बहुत इन्होंने अच्छे से निभाया भी, हमने उसको देखा भी वीडियो को। आपको इनसे एक्टिंग कराने में मेहनत करनी पड़ी क्या कि भाई इसको पकड़ो किरदार को, क्योंकि आप तो कैमरे के लेंस से देख रहे थे ना सारी चीज़ें। जी संत्या का कैरेक्टर लिखते समय ही उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज और वो सब मेरे सामने आ रहा था शूटिंग करने के बहुत पहले। वो कैरेक्टर जब मैं लिख रहा था कि वो अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, वो अपने बहन से कैसे बात कर, दोस्तों में किस तरीके से घूम रहा है, तो वो सब दिख रहा था। तो वो उतारना मुझे बहुत आसान था। ऋतुराज के साथ काम करने में एक हेल्प ये हुई थी कि वो लगभग 7-8 सालों से थिएटर कर रहा था ऑलरेडी, कैमरे के सामने ऑलरेडी काम कर चुका है, तो वो एक आसानी हुई। तो डिफ़िकल्टी वो कैरेक्टर को खड़े करने में नहीं हुई, लेकिन एक डायरेक्टर जो एक्टर लोगों के साथ में काम करता है वो तो करना ही होता है, क्योंकि हमें वो फिल्म बनने के पहले ही दिखती है डायरेक्टर को। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन के तौर पे, निर्माता निर्देशक के तौर पे पहली फिल्म है जिसका आपने निर्देशन किया है, तो कुछ चैलेंजेस तो आपको भी फेस किए होंगे, आपकी तरफ से भी आए होंगे और फिर काम भी करवाना है, उसके बारे में सवाल है। बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो मुझे अच्छे कलाकार मिले जिसपे मुझे मेहनत कम करनी पड़ी। अच्छा, काम आसान हो गया क्योंकि जैसे मैं निर्माता भी था, प्रोडक्शन कंपनी अपनी ही थी, तो बहुत सारे ऐसे काम मेरे सर पर थे कि मैं एक्टर लोगों के साथ में बहुत कम समय बिता पाया। एज ए डायरेक्टर मैं जितना बिताना चाहता था उतना नहीं बिता पाया, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कलाकार अच्छे मिले, या शायद मुझे पता था कि मुझे समय कम मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे कलाकारों को पहले से टारगेट कर लिया था इन लोगों को हीरो बनाना, जो मेरा कम समय ले। तो उस तरीके से हुआ। ओवरऑल लोगों को जब वो देखने में मज़ा आ रहा है, लोग जब ये कह रहे हैं कि फिर वो अमेरिका से देखे या महाराष्ट्र से देखे या दिल्ली से देखे, जब वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ऑथेंटिक लग रहा है देखने में, मुझे लगता है कि काम पूरा हो गया। आप चूँकि थिएटर करते रहे हैं, एक्टिंग का आपका अनुभव भी रहा है और वो दिखता भी आपके किरदार में। ये जयंती जो पूरा सेलिब्रेशन है महाराष्ट्र में, वो हम देखते हैं कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह जयंती मनाई जाती है तो महाराष्ट्र में मनाई जाती है। जयंती से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं? ये सेलिब्रेशन कभी पहले किया था? वैसे देखा जाए तो इतनी बहुत यादें नहीं हैं, पर हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जयंती देखी है मैंने और दोस्तों के साथ घूमा हूँ, गया हूँ। और मैनेजमेंट वाला मुझे आइडिया नहीं है अब तक, यानी मैं कभी कार्यकर्ता रहकर वो जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाया। हाँ, और जब हम बड़े हुए, पहले तो हम नाचते भी थे, गाते भी थे, और जब हमें सो कॉल्ड एक एजुकेशनल थॉट आया तो हम ऐसे दूर होकर बातें भी की है बहुत सारी कि सच में ये ऐसे डांस करना या फिर एक ही दिन किसी महापुरुष या महिलाओं को एक ही दिन याद करना सही चीज़ है, या फिर ये तो साल भर, ऐसे भी थॉट हमारे आए हैं। और वही चीज़ें हैं और वही हमने दिखाया है यहाँ पे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सोच, जयंती मनानी भी थी, नहीं भी मनानी थी, बहुत से डिस्कशंस हुए, और जब ऐसी एक स्टोरी मिल जाती है उसमें बताया जाता है कि जयंती कैसे मनाना चाहिए, तो वो तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, और वो नज़र भी आ रहा है। शैलेश भाई, ये जयंती को लेके हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगता है अम्बेडकरवादियों पे कि बहुत फिजूल खर्ची करते हैं और सिर्फ 1-2 दिन अपना डीजे बजा के डांस करते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं और उनको लगता है कि अम्बेडकरवादी बन गए, या शिवाजी महाराज की जयंती है, फुले साहब की जयंती है। तो जो ये डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसको, या कहें कि अपने मुद्दों के प्रति अगंभीरता है, बहुत सीरियस नहीं है,
इस चीज़ पे चोट करने के लिए फिल्म आपको लगता था कि सबसे बेहतर तरीका यही है, या फिर आप पहले से लोगों को समझा रहे थे ये बातें? नहीं, इसके बारे में बहुत लोग समझाने का काम तो करते हैं। मैंने मतलब नागपुर में तो आप जानते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, तो उस विषय पर भी लोगों को समझाने का काम करते रहते हैं। फिल्म ऑब्वियसली एक बहुत इम्पैक्टफुल मीडियम है। हम एक समय पर एक साथ कई लाखों लोगों तक जाते हैं उस मीडियम के थ्रू। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि जिस तरीके से जयंती सेलिब्रेट होती है या नहीं होती, वो तरीका सही है या गलत है, मुझे लगता है कि ये मैं जज नहीं कर सकता। लोगों को हक है, वो जिसे अपने ज़िंदगी का उद्धार करता मानते हैं उसकी जयंती वो सेलिब्रेट करे। ये संविधान उन्हें वो हक देता है, तो ये हर किसी को वो हक है। और अगर बाबा साहब को मानने वाले या छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा फुले जी को मानने वाले अपने अपने तरीके से जयंती मनाते हैं, तो इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। मेरा मानना ये है कि उससे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ जयंती मनाकर रुकने से काम नहीं होगा। उससे थोड़ा अगर हम आगे जाए तो हम समाज को उस तरीके से बना सकेंगे जिस तरीके से हमारे महामानव चाहते थे। तो वही कोशिश हमने जयंती वही कोशिश की। और आपकी कहानी में शैलेश भाई, जैसे हम देखते हैं कि खासकर जब अम्बेडकरवादी फिल्म बनाते हैं तो हम भी कई बार स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो जाते हैं कि एक दलित किरदार को उसमें ले आएँ, कास्ट एट्रोसिटी या विक्टिम कार्ड उसमें दिखाया जाए और फिर चीज़ों को उस तरीके से पेश किया जाए। आपके यहाँ ओबीसी लीड है, ओबीसी लीडर है, लीड रोल निभा रहा है, माली सर ओबीसी हैं, और जो आपकी पल्लवी हीरोइन है वो दलित बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी लड़की हैं। ये कैरेक्टरों का चुनाव जाति के हिसाब से क्या सोच थी इसके पीछे? सोच ऐसा डिलिबरेटली कुछ नहीं था, मुझे बहुत सहजता से वो हुआ। क्योंकि मैं जब इस कहानी पर काम करना शुरू किया तो मैं बहुत लोगों से मिलने लगा, तो इस तरीके के किरदारों से मैं मिला, मतलब पर्सनली मिला। मतलब एक माड़ी नाम से ही एक व्यक्ति है ओबीसी समाज के, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ओबीसी समाज को बाबा साहब और गौतम बुद्ध समझाने में लगा दी। तो जब ऐसे पात्रों से मैं मिला तो मुझे लगा कि जब हर कोई जब इस दिशा में काम कर रहा है तो हम क्यों सिर्फ ये दिखाए कि सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले ही काम कर रहे हैं। हमें भी तो बाबा साहब को हर जगह लेके जाना है, और ये तभी होगा जब हम खुले दिल से वो करेंगे, जब सबके लिए दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखेंगे। हम उधर जा पाएंगे, वो इधर आ पाएंगे, तभी वो हो पाएगा। तो और लीड कैरेक्टर सिर्फ शेड्यूल कास्ट दिखाने से काम नहीं होता, मुझे लगता है। हमें वो रिप्रेजेंटेशन जैसा है वैसा रखना होगा समाज में, जिस मात्रा में है, जिस अनुपात में है, वैसा ही रखना होगा। तो मुझे लगा कि वो कोशिश हमने थोड़ा, वो बैलेंस हमने यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की है। और बात तो ये नहीं है कि जो बाबा साहब के समाज से है वही बहुत समझदार आदमी, ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि जो उन्हें पढ़ेगा वो समझदार हो जाएगा, जो उनके काम को समझ जाएगा वो समझदार हो जाएगा। तो उसमें जात वाली कोई बात ही नहीं आती। बिल्कुल। और डायलॉग भी है कि जो महापुरुष महामहिलाएं होती हैं वो उनकी जात नहीं होती, वो जाति देखकर काम नहीं करने वाले। तो फिल्म के डायलॉग जो हैं मैं देख रहा था कि बहुत आसान भाषा में है, क्योंकि हमने हिंदी में देखा है तो हम बहुत ज़्यादा आसानी से समझ भी पा रहे हैं। लेकिन बहुजन नायक और नायिकाओं के जो कथन है, उनके वाक्य हैं, उनके कोट्स हैं, उसको बहुत इस्तेमाल किया गया है। बार बार बताया गया है डायलॉग्स में कि बाबा साहब ने ये बोला था, शिवाजी महाराज ये कह रहे थे। तो डायलॉग डिलीवरी करते हुए कि जब एकदम डायलॉग बोलना है, पूरा फराटेदार तरीके से बोलना है, कुछ यादें हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान डायलॉग डिलीवरी जब कर रहे थे? डायलॉग डिलीवरी का हम ये कह सकते हैं कि जब मराठी का था तो एक एक्सेंट था उसका, जो उस रीजन में बोला जाता है, और वो सर ने जिस हिसाब से लिखा था वैसा शायद अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, थोड़ा सा एक शहरी और वो एक थोड़ा मिक्स हो गया, तो एग्जैक्टली वो हम पकड़ नहीं पाते थे। तो हर बार मेरा एक किरदार किया, सूर्या का किरदार जिसने किया है चेतन, तो हम वर्कशॉप में वही हम पढ़ते रहते थे। तो हमको लगता था कि हम पढ़ तो रहे हैं वो चीज़, पर हमारा एक्सेंट नहीं आ रहा है। हाँ, पर एक्सेंट नहीं आ रहा है। तो एक ऐसे ही फन था, और हम दोनों को लगता था बेस चाहिए। तो हम दोनों
बस बेस में बात कर रहा है, बेस में यार ये तब आएगा, ये एक्सेंट आएगा। तो फिर 4-5 दिन बाद जब सर से उसने पूछ लिया कि यार ये सर ये ऐसा ऐसा है, क्या कर सकते हैं इसका, सर ने आराम से बोल दिया। तो फिर वो बोलता है, एक ऐसे ही किस्सा था, वो बोलता अरे यार बेस इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सर ने समझ के बोला, हमको समझ के बोलना है और वो एक्सेंट आ जाएगी उसकी। तो एक ऐसा एक किस्सा था। उसके साथ साथ फिर सर ने क्या किया ना, मुझे भी यही लगता है कि बहुत सी लैंग्वेज जिस रीजन की होती है वो लिखी नहीं जाती है, वैसे वो लिखी नहीं जाती, इसलिए वो किरदार जो बोलता है वो भी कहीं उस रीजन का लगता नहीं है। तो जिस हिसाब से सर ने लिखा था, हमें तो एक बस मिल गई थी थाली परोसी हुई और हमें पढ़ना था। तो एक्सेंट पे काम किया, बहुत ज़्यादा सर से पूछा, सर ने बताया हमको, और एक कानों से सुनी थी वो भाषा, बोली नहीं होगी तो भी सुनी थी, और उसके वजह से वो एक चीज़ हुई है। और हिंदी में भी हमारा नागपुर का एक अलग हिंदी है, एक अलग एक्सेंट है, क्योंकि मराठी हाँ एक होता है, एक मराठी और हिंदी मिक्स होती है वो, और वो भी एक फन है। कुछ बोल के दिखाइए। यानी जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे कि तो आप कैसे हो, तो नागपुरी में हम अगर यही बोलना चाहें तो मराठी तो एक अलग ही है, पर हिंदी का एक लहजा है। तो वो एक लहजा मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, कि जैसे मुझे चाहिए ये चाय चाहिए, तो हम मुझे बोलेंगे ना, तो मराठी में मेरे को देना, ये मेरे को एक वर्ड है, मेरे को चाय देना। या फिर मराठी एक्सेंट आएगा तो क्या कर रहा है बे, चलना बे। तो ये एक अलग एक एक्सेंट आता है मराठी का। तो वो एक फन था, और क्योंकि वैसा ही एक रीजन जो है वो महाराष्ट्रियन बैकड्रॉप था फिल्म का, तो हिंदी भी वैसी बोलनी थी हमें। थिएटर एक्सपीरियंस काम आया आपने? हाँ बहुत ज़्यादा थिएटर का एक्सपीरियंस तो आएगा ही काम में, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस थी। और मोस्टली मैंने, यानी इवन दिल्ली में भी मैं आया हूँ तो थिएटर करने के लिए आया हूँ। भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म किया है मैंने, 19th भारत रंगम में था मैं। तो उसका फ़ायदा तो होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, उसमें परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस फील्ड में जाना है तो पहले नेट प्रैक्टिस थिएटर कर लो और उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो अच्छा होगा, सेंचुरी लगेगी। ये संघर्ष भी है और अनुभव भी है, दोनों हैं। आप कह रहे हैं कि पहले ये कर लीजिए फिर फिल्में आएंगी, लेकिन हम फिल्मों में देख रहे हैं कि बाप का बेटा दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वो नेपोटिज्म। आपके परिवार से भी कोई फिल्मों में था? नहीं। कोई मदद मिली? नहीं, बस काम करते गए। हाँ, मदद मिली परिवार से, बस यही बोल सकते हैं कि हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से या फिर बहुजन समाज से आते हैं, तो एक होता है कि बड़ा लड़का है, ये इंजीनियरिंग करेगा या फिर ये चीज़ करेगा और बढ़ेगा, और वो एक स्टीरियोटिपिकल है। वहाँ पे ये चीज़ जो है कि मुझे एक्टर बनना है, या फिर जो कि अलग अलग जो सेक्टर्स है, फील्ड्स है, वो वेलकम नहीं की जाती। तो हमने भी एक ऐसा किया कि मैं भी इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करते करते थिएटर करते रहा। हाँ, इंजीनियरिंग की है मैंने, और फिर थिएटर करते रहा। और थिएटर जस्ट इसलिए किया, और थिएटर कर रहा था इसलिए एमटेक भी किया। तो घर वालों को भी मनाना पड़ा, और मुझे तो मैं तो सबको बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको जो भी चाहिए वो करना है, आपको घर वालों को सिर्फ बोल के नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और जब बाहर वाले लोग या फिर आपकी जो भी अचीवमेंट्स है वो अगर पहुंचती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक केयर ही करते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि आपको होगा क्या, पॉसिबल होगा क्या, जो भी सब लोग जो कर रहे हैं वो कर। जैसा संध्या की माँ चिंता करती है, ये बस वो केयर होती है। हाँ, वो केयर होती है। पर जब संध्या की माँ को दिखा कि वो पढ़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ, तो संध्या की माँ ने ही जो बोला है तो कि वो किताब लेके आप घर में आओ, तो वही एक चीज़ है। तो उस हिसाब से सपोर्ट मिला है, मैं बोल सकता हूँ कि घर वालों ने कभी नहीं बोला मुझे, जो करना है वो करो बोला है। और हाँ, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो है। और स्ट्रगल जब कामयाब हो जाता तो फिर खुशी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। शैलेश भाई, पहला ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी थीम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हम जब जय भीम जय शिवाजी बोलते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
कभी लग रहा था कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं वैसा ही डिलीवर कर पाऊँगा? कहीं थोड़ी शंका थी, कहीं डाउट था, या कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा? नहीं, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने जितनी क्या कहेंगे उसे, केयर करना था, ध्यान रखना था जिन बातों का, वो मैंने लिखते समय ही लिखा था। क्योंकि मैं इस बारे में बहुत क्लियर था कि मुझे किसी की बुराई करने में या किसी की निंदा करने में समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मुझे अपनी बात रखनी है और बहुत कन्विक्शन के साथ रखनी है। मैंने उसी तरीके से वो स्क्रिप्ट लेवल पर ही वो तैयारी कर ली थी, और कॉन्फिडेंस था, इसीलिए मैं लोगों से मिल पाया, उन्हें बता पाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लोगों को वो विश्वास आया, शायद मेरा कमिटमेंट लोगों को दिख रहा था, इस वजह से 50 से ज़्यादा लोग साथ में आए। उनमें से कोई भी करोड़पति नहीं है, सब सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी सेविंग्स या अपने पीएफ का पैसा। So they are not professional filmmakers. ऑल आर फर्स्ट टाइमर्स, ऑल आर फर्स्ट टाइमर्स। इसके पहले किसी ने 100 रुपये भी किसी नाटक या गाने पे खर्च नहीं किए थे। उन्हें सिर्फ ये लगा कि यह कहानी लोगों तक जानी चाहिए, उस वजह से लोग साथ में आए। 10 आए, उन्होंने और 10 को लाया, उन्होंने और 10 को लाया। और फिल्म की फंडिंग अभी तक चल रही थी, जब तक अभी डबिंग का काम आखिरी पूरा हो तब तक चल रही थी। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पैसा एक साथ आया और फिल्म बनी। एक एक स्टेज पे फिल्म का काम आगे बढ़ते गया है। तो ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आज जब हम यहाँ तक आए हैं, महाराष्ट्र में फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, ऋतुराज को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म अब अमेज़ॉन पे आई है, और इसी महीने शायद एक बहुत अच्छे मराठी चैनल पर भी आ जाएगी। तो जो कमिटमेंट मैंने लोगों के साथ किए थे उसमें पूरा हुआ है। और वो तो क्योंकि एक था कि इस विषय पे फिल्म अगर बनेगी तो ये नहीं जाएगी आगे तक, ये डाउट तो था लोगों को। और वो डाउट रखने में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आपके लिए। वो नहीं चाहता, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गए तो सिस्टम को पता है आपके जैसे और 10 खड़े हो जाएंगे, तो वो रेजिस्टेंस तो हर जगह पे रहता है। लेकिन उसे पार करके मेन स्ट्रीम में जाके बैठना, ये अपने आप में एक चैलेंज था, जिसे मुझे लगता है कि हमने लिया और पूरा भी किया। तो ऋतुराज, पहली ही फिल्म में इतना शानदार काम, और मराठी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, हिंदी में भी आपकी मूवी आ गई। जिंदगी में कुछ बदलाव आया क्या? हीरो बन गए ना। जिंदगी में बदलाव, हाँ बदलाव यानी यही है कि और अच्छा काम करना है, और जो भी मिला है वो पहले सबको डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा। और मुझे भी जिस हिसाब से ये फिल्म कर रहा था, बहुत लोगों ने बोला भी था कि क्या ये सही लॉन्च पैड रहेगा, क्या तेरा सही रहेगा क्या, तो देख सोच। बट आई वॉज श्योर, और जो मुझे जयंती ने दिया है उससे तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। क्योंकि आप जैसे बोला कि आपने जैसे बोला कि पहली फिल्म, हाँ मेरी पहली फिल्म है, ये पहला फैक्टर जो है ना इस फिल्म के साथ ऐसा जुड़ा है कि पहली फिल्म मेरी, सर की पहली फिल्म, प्रोड्यूसर्स की पहली फिल्म। उसके साथ साथ जब रिलीज़ हुई तो कोरोना में सबसे पहली जो आई मराठी फिल्म वो थी। उसके बाद जिस रीजन से ये फिल्म बनी है, नागपुर से, और प्रोडक्शन वहाँ का था, पर ओवरऑल महाराष्ट्र, वहाँ से पहली बार फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। और सिंस 1954 मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से किसी को फिल्म फेयर नहीं मिला है बेस्ट डेब्यू का, वो भी पहली बार। हाँ, सो मेनी पहली बातें हैं। 50th डे मनाना हो, या फिर अभी भी मुझे लगता है अब ये तो पहला है क्या पता नहीं, पर एक मराठी मूवी हिंदी में आना और अमेज़ॉन प्राइम में आना, ये भी शायद सब पहली बार हो रहा है। और लोगों का रिस्पांस भी जो है वो भी शायद लोगों ने ऐसा रिस्पांस, बहुत जेन्युइन रिस्पांस है। यानी मुझे मैसेजेस अभी भी आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब अमेज़ॉन पे आया, मैं सुबह लेट यानी 9-10 बजे मैं उठा उस दिन, तो मुझे 7 बजे से मैसेजेस आ गए थे कि आपकी मूवी आई है, मैंने बताने के पहले ही
ये जो रिस्पांस था ये भी पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया है। बहुत और पहली बार हम इंटरव्यू शूट कर हाँ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, यानी सब पहली बार है। और इसके साथ साथ बहुत अच्छे, अभी भी मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया कि बहुत इंस्पिरेशनल लगा। हमारी माँ हमें कहती है कि आप संत्या जैसे बनो। उसने, हमारी माँ ने देखा था तो हम नहीं देख पाए थे, तो आज हमें समझा कि वो 8 महीनों से हमें क्यों बोल रही थी कि आप संत्या जैसे बनो। सो दिस इज, ये प्राइसलेस है बिल्कुल। और इस कहानी का, इस कैरेक्टर का काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा कि वो वापस अपने अच्छे ट्रैक पे आ पाएंगे। शैलेश भाई, फिल्म को लेके मैं एक किस्सा पढ़ रहा था कि आपके कैरेक्टर हैं मिलिंद शिंदे जी ने जो माली सर का किरदार निभाया है, उनकी जान जाते जाते बची थी, कुछ हादसा हो गया था सेट पे। हाँ, शूटिंग के टाइम पर एक हुआ था। वही सीन जो जयंती का सीन है, बहुत रश, बहुत क्राउड है उस सीन में। और वो सेकंड शेड्यूल में मिलिंद जी आए थे शूट पे, एक ही दिन के लिए सुबह आए थे और उन्हें शाम को निकलना था। एक ही दिन में बहुत सारा शूट करना था। तो वो सीन जब चल रहा था, लगभग 400-500 लोग थे वहाँ पर, और उसका रिहर्सल चल रहा था कि वो कहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने वो एक रिहर्सल का टेक लिया, और उसी वक्त जो है जिमी जीप ऑपरेटर जो है वो अपनी रिहर्सल कर रहा था। अच्छा, क्रेन को मूव कर रहे हैं। हाँ, तो वो जिमी जीप पर कैमरा बंधा हुआ था, और उसने पुल किया कैमरा, और इनको पता नहीं था। तो वो इस तरीके से ऊपर गया वो, मतलब इनका चलने का स्पीड ऐसा था, मतलब अगर वो टकरा जाते तो शायद बहुत सीरियस। हाँ, तो वो मतलब उस दिन सभी ने बहुत घबरा गए थे, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं और काम रुका नहीं। और काम अच्छा वो साबित भी हुआ। मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और इसमें सीन लगा। जो फिल्मों के विलन होते हैं वो बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, स्टीरियो टाइप के, एकदम रेपिस्ट टाइप के, और रेपिस्ट कैरेक्टर है उसमें कुकरेजा, और वो अमर उपाध्याय हैं, टीवी के एक बड़े नाम, बड़े अभिनेता, एकदम सभ्य कुलीन वर्ग, एलीट कल्चर है ना, उससे निकल के आए हैं। तो उस कैरेक्टर के ज़रिए क्या आप उस एलीट कल्चर के खोखलेपन को दिखाना चाहते थे, जो दिखता सभ्य है लेकिन अंदर से अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, इस तरह का वारदात को भी अंजाम दे सकता है? क्या ये मंशा थी आपकी? क्योंकि विलेन आपने बहुत शांत छवि वाला चुना। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ये पहले से ही भारतीय सिनेमा में होता रहा है। अगर आप देखेंगे तो कल्चरली जिस तरीके से गैप बनाई गई है अलग अलग समाजों में, राक्षस की एक डेफिनेशन है, उसका हुलिया, उसका कलर, और देवताओं की एक डेफिनेशन है। तो लेकिन ये मुझे लगता है कहानियों में है, किरदार वैसे है, फिल्मों में है। हम जब समाज में देखते हैं तो ये उल्टा चित्र देखने को मिलता है। तो और ये वो सिनेमा बनाने वाले नहीं बताएंगे जिन्होंने ये डेफिनेशंस बनाई। ये हमें रिडिफाइन करना होगा कि जितने भी बड़े क्राइम हुए होंगे, कास्ट बेसिस पे बोलिए या फाइनेंशियल बेसिस पे बोलिए, वो किसने किए अगर ये पता चले तो समझ में आ जाएगा कि फिर वो किस रंग का था, किस सरनेम का था, और कितना हैंडसम दिखता था। और जिन्हें राक्षस बताया जाता है उनके बारे में, या जिस कलर के, जिस हुलिये के, जिस कद के लोगों को असुर या राक्षस कहा गया है, उनके बारे में अगर हम पता करेंगे तो पता चलेगा वो तो शोषित वर्ग है। तो चीज़ें रीडिफाइन करनी होगी। मैंने रीडिफाइन करने की कोशिश नहीं की है, चोट मारी आपने। मैंने जो देखा समाज में वही रखा है। मैंने जो देखा मैंने वही रखा है। और उसका मुझे लगता है कि लोगों को एक नया नैरेटिव पर्सपेक्टिव बिल्डिंग भी होगी कि ये भी है, इस पे नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत सही बात आपने बताई। कुछ आखिरी सवाल ऋतुराज, आगे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। हम आपको फिर कब स्क्रीन पर देख पाएंगे जिसमें आप और अच्छी बेहतर कलाकारी करते हुए नजर आएंगे? आपको पता ही चल जाएगा जल्द से जल्द। हम अनाउंस करेंगे, वैसा मैं भी अनाउंस करूँगा मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है।
और अभी फ़िलहाल में तो यही है, जयंती है, और जल्द ही बता ही दूंगा मैं सबको, अभी नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे ही ये बताएंगे हम अपने चैनल पे वीडियो बनाएंगे या फिर मैं बाइट भेज दूंगा आपको। बिल्कुल। और ये इनकी मूवी का इंतज़ार हमें रहेगा, आपकी भी मूवी का हमें इंतज़ार रहेगा। भाई साहब, आप कौन सी नई फिल्म बना रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट हैं, क्या धमाका करने वाले हैं? हमारी अगली फिल्म है शासक। शासक उसका टाइटल है, रूलर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, राज करने वाले लोग। लेकिन बहुजन समाज के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है। और जैसे जयंती में आपने देखा कि सामाजिक विषय को लेकर फिल्म बनी थी, शासक का बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स है, और सम्राट अशोक उसके बैकग्राउंड में है कहीं ना कहीं। आज की कहानी है, कंटेम्प्रेरी स्टोरी है, फिक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को वो देखने में बहुत मज़ा आएगी। ये बताइए, इतना बढ़िया फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर छिपा हुआ था कहीं, अब जाके फिल्म बनाई है, पहले क्यों नहीं बनाई बहुत सारी? ये समय लगता है हमें आपको भी पता है कि समय लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे प्रयासों में। तो बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे हैं शासक भी वैसी ही शानदार फिल्म होगी जैसी कि जयंती है। मेरे एक मित्र हैं विवेकानंद सिंह, जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक फेसबुक पर सवाल लिखा आपके लिए कि बहुजन तबके के बहुत सारे लोग ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो देख नहीं पाते, वहाँ उनके अकाउंट्स नहीं होते, उनके पास अच्छा इंटरनेट या डिवाइसेस नहीं होती। तो क्या आप लोग वंचित तबकों के लोगों के लिए कभी स्क्रीनिंग या कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जो जयंती का मैसेज है वो भी उन लोगों तक पहुँचे? कुछ ऐसी योजना है क्या? देखिए, अमेज़ॉन पर डालने का रीज़न ही ये था कि अगर एक आदमी के पास भी लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो वो उसको प्रोजेक्ट करके एक साथ कई लोगों को दिखा सकता है, जो बाकी 50-100 लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम भी खुद चाह रहे थे कि ये जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर आए। जय भीम फिल्म के साथ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया हुआ है कि जय भीम का स्क्रीनिंग इसी तरीके से पब्लिक के सामने हुआ कि एक लैपटॉप पे लोगों ने, कई 200 लोगों ने एक साथ बैठ के फिल्म देखी है। तो हमें खैर 8 महीने लग गए, उसके अलग मुद्दे हैं, लेकिन अब फिल्म आ गई है अमेज़ॉन पे और बहुत जल्द टीवी पर भी आ रही है। तो टीवी पर भी टीवी पर एक है कि मराठी में रहेगी, लेकिन दिखेगी हर जगह पे, जहाँ जहाँ सैटेलाइट चैनल जाता है वहाँ जाएगी। तो ये एक मुद्दा तो है ही। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है कि OTT पर रहना। ये बात सही है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने साथ कुछ लोगों को बिठाकर वो दिखा सकता है। तो और ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। ऋतुराज ने अपना 100% दी, अच्छी एक्टिंग की, इन्होंने उसका निर्देशन किया, फिल्म बनाई, बहुत सारे लोगों की मेहनत से एक हमको शानदार फिल्म बनी है। अब उसको और ज़्यादा कामयाब बनाने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी भूमिका को निभाएं। अगर कोई अम्बेडकरवादी फिल्म मेकर ये रिस्क लेता है कि वो ऐसे बहुजन मुद्दों को, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, जिसको कोई टच भी नहीं करना चाहता, हमारे किरदारों को, प्रतीकों को दिखाना नहीं चाहता, उस पर वो फिल्म बनाते हैं, उस कहानी पर वो अपना पूरा निर्देशन और अपनी स्किल्स को लगाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको कामयाब बनाएं। तो मेरी भी आपसे अपील है कि अमेज़न पर आप हिंदी में जयंती को ज़रूर देखें। जिन लोगों के पास में वो डिवाइसेस नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसा शैलेश बता रहे थे कि आप उनको दिखा सकते हैं, आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं उनको। आप देखिए, पुराने ज़माने में टीवी पर बैठ के पूरा मोहल्ला रामायण महाभारत देखता था और उसमें हमारे लोगों को कैसे असुर दिखाया जाता था। अब हमारी जिम्मेदारी कि हमारे लोगों को हीरो दिखाइए, ऋतुराज जैसे हीरो दिखाइए और शानदार तरीके से इस फिल्म को सुपरहिट बनाइए। आप कुछ आखिरी टिप्पणी करना चाहेंगे निर्माता साहब, निर्देशक साहब? इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है। ये टिप्पणी नहीं, जो आपने लोगों को अपील की है मैं उसी में थोड़ा ऐड करूँगा कि आप लोग फिल्में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं, लेकिन वो उसमें किसी और की ज़िंदगी देखते हैं, किसी और की कहानियाँ देखते हैं। जयंती में आप आपकी कहानी देखेंगे, जिस तरीके का आप जीवन जीते हैं, जिस तरीके की आप संघर्ष करते हैं, तो ये आपके इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसके ऊपर बनाई हुई फिल्म है। तो मुझे लगता है कि आप जब दूसरों की कहानियाँ देखते हैं तो अपनी भी देखिए, खुद की कहानी देखिए, खुद के समाज की बात देखिए। काम की बात इन्होंने कर दी।
अब मैं आपसे अपने काम की बात करवाऊंगा। मेरे दर्शकों को कहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हीरो वाले स्टाइल में बोलो ना। हाँ, हीरो वाले स्टाइल में बोलिए, मराठी में भी बोलिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए की वो घूम के मेरे तरफ आ जाए बस। और मराठीमध्ये पण हिंदी तुम्हाला सगळ्यांना कळते तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, हे चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, माझ्यापर्यंत आलं पाहिजे, ठीक है। मुझे आज अच्छा सा फील हो रहा है, बड़ा बड़ा सा कि एक हीरो मेरे लिए सब्सक्राइब अपील कर रहा है। तो दिस इज़ रियली नाइस, इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू गाइस, एंजॉय टॉकिंग टू यू और मुझे बहुत मज़ा आया। और आपको भी मुझे उम्मीद है ये वीडियो, ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। अपील है आपसे सब्सक्राइब करने की, कमेंट करें और जयंती को ज़रूर देखिए। जय भीम साथियों।